हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रोग्रामर्स यूट्यूब चैनल। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में मैंने आपसे कहा था कि अपने आने वाली जो वीडियो है उसमें मैं आपको फ्रेमवर्क और लाइब्रेरी में क्या डिफरेंस है मैं उसके बारे में आपको बताऊंगा। तो इस वीडियो में हम लोग फ्रेमवर्क्स और लाइब्रेरी के बारे में ही बात करने वाले हैं कि उन दोनों के बीच में क्या अंतर है। बस थोड़ा सा एक मॉडिफिकेशन है कि हमने यहाँ पर CMS को भी ऐड किया है। तो इसको एक छोटे से एग्जाम्पल्स से समझते हैं, जो नॉन टेक्निकल एग्जाम्पल है, जो रियल लाइफ एग्जाम्पल है। देखिए, मैंने वीडियोस देखे हैं, मैंने बहुत सारे आर्टिकल्स, ब्लॉग्स वगैरह पढ़े हैं कि दोनों में क्या अंतर है, फ्रेमवर्क्स और लाइब्रेरी में मेजरली। लेकिन मुझे वो इंटरनल सेटिस्फैक्शन नहीं हुआ, जो कि जहाँ तक कि मैंने फ्रेमवर्क्स और लाइब्रेरी को रीड किया है, उसे समझा है। तो जो एग्जांपल्स हैं कि फ्रेमवर्क इज़ अ सेट ऑफ लाइब्रेरीज़, बहुत सारे लाइब्रेरीज़ फ्रेमवर्क के अंदर आते हैं, और लाइब्रेरी एक सिंगल फाइल है जो कि जिसमें बहुत सारे कोड्स होते हैं। वो एक ठीक है, वो किसी हद तक सही भी है, बट इसे रियल लाइफ एग्जांपल से समझना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप एक बिगिनर हैं या फिर किसी इंटरव्यू में जाकर बैठ रहे हैं, तो अगर इसके बीच में इन दोनों के बीच में आपको अगर मेजर डिफरेंस नहीं पता है, तो आपको बहुत ही मुश्किलें आने वाली हैं। आप वो फिर इंटरव्यू क्लियर नहीं कर पाएंगे। डेफिनेशंस तो वेबसाइट पर आपको, बहुत सारी किताबों पर आपको मिल जाएंगे, लेकिन जो रियल लाइफ एग्जाम्पल से उसे समझने का जो प्रोस्पेक्टिव है आपका, वो क्लियर हो जाएगा। तो अज्यूम करते हैं कि एक एक शख्स है जिसका नाम ए है। अब ए एक रेंट हाउस में रहता है, कि वो एक भाड़े के घर में रहता है, और उसकी मकान मालिक से अनबन हो गई है। अब उसको क्या है कि उसको घर से निकलना है। उसको मकान मालिक ने उसको अल्टीमेटम दे दिया है कि अब उसे घर खाली कर देना है। तो ए के पास क्या ऑप्शन है? वो सिर्फ अपना घर बनवा सकता है या फिर वो जाकर फ्लैट खरीद सकता है। तो यहाँ दो केस हो रहा है। एक ये या तो वो एक कॉन्ट्रैक्टर को कॉन्ट्रैक्ट दे दे, वो पूरा घर उसे बना के दे देगा, या वो किसी बिल्डर से कम्युनिकेट करे, उससे बातचीत करे, उससे कांटेक्ट करे और एक फ़्लैट खरीद ले। तो बस ये जो है, यही दोनों केसेस हैं जो कि हमें लाइब्रेरी और फ्रेमवर्क के बीच में अंतर समझा सकती हैं। तो मानते हैं कि ए ने अभी डिसाइड किया है कि वो घर एक कॉन्ट्रैक्टर को देगा, और घर बनाने का जो जिम्मा है वो एक कॉन्ट्रैक्टर को देगा, और वो कॉन्ट्रैक्टर शुरू से लेकर अंत तक उस घर को बिल्ड करेगा। अब यहाँ पर एक प्रॉब्लम ये भी है कि वो बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग होगा। एक घर को बनाने में करीब 6 से 7 महीने ज़रूर लग जाएंगे, क्योंकि वो सारी चीज़ें, उसमें प्लिंथ लेवल होगा, कॉलम होंगे, फिर ब्रिक वर्क होगा, स्ट्रक्चर होगा, उसके बाद जो है प्लास्टर होंगे, बहुत सारी चीज़ें होंगी। और दूसरे केस में क्या है कि अगर वो एक बिल्डर से जाके कांटेक्ट करता है और वो अपने जो है उस बिल्डर से कांटेक्ट करके वो खुद से वो घर देख लेता है, और उसे अगर पसंद आ जाता है तो वो जाके वो डायरेक्टली वो फ्लैट खरीद सकता है। तो यहाँ पर दोनों केस में अंतर क्या है? टाइम। यानी आपको फ्लैट अगर ख़रीदते हैं तो आपके पास जो टाइम है वो बच जाता है, और अगर आप खुद से घर बनाते हैं तो वो टाइम कंज्यूमिंग है, बट वो आपकी इच्छा के अनुसार होगा। अब क्या है, फ्लैट में एक प्रॉब्लम क्या है कि आप उसमें ज़्यादा अपने मनचाहे हिसाब से वो उसमें कुछ चेंजेस नहीं कर सकते हैं। आप ये नहीं कर सकते हैं कि जहाँ मेरा बाथरूम है वहाँ मुझे अपना बेडरूम लगाना है, और जहाँ मेरा किचन है वहाँ मुझे अपने डाइनिंग रूम सेट करना है। ये आप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो आपको रेडी टू यूज़ फ्रेमवर्क वहाँ पर मिल चुका है। तो अभी आप इस दोनों केस को आप समझो कि इसमें लाइब्रेरी का क्या रोल है। अगर ए जो है, ए नाम का जो पर्सन, उसने अगर घर को खुद से बनाने का, कॉन्ट्रैक्ट देकर बनाने का जो फैसला, डिसीजन लिया है, तो उसमें अब उसके पास भी दो ऑप्शंस है। चाहे तो पूरा घर बनने के बाद जो उसमें डोर्स लगने वाले हैं, खिड़की लगने वाले हैं, उसको एक कारपेंटर का कॉन्ट्रैक्ट दे दे, और उसको कारपेंटर को क्या है, वो उसे पूरा खिड़की दरवाजे अच्छे से बनाने होंगे। और या तो वो क्या कर सकता है कि मार्केट से वो जाकर रेडीमेड दरवाजे खरीद के और उसे फिट करवा सकता है कारपेंटर से। यहाँ पर ये रेडीमेड दरवाजे जो हैं वो लाइब्रेरी की तरह काम कर रहे हैं। ओके, तो और वही केस जो है आपका फ्लैट में भी है। वहाँ पर वो फ्लैट जो है, अगर आप, वो जो ए है वो फैसला करता है कि मैं, जो मुझे पहले से जो वहाँ पर उस बिल्डर ने कहा है कि हम ऐसे ऐसे दरवाजे लगा देंगे इस डिज़ाइन के, वो डिज़ाइन अगर ए को पसंद नहीं आ रहा है, ए नाम के शख्स को, तो वो क्या करेगा कि वही, चाहे तो वो खुद से ही
वहाँ पर कारपेंटर को काम पर लगा करके वो दरवाजे वगैरह कर लेगा, और या तो वो बाज़ार से रेडीमेड दरवाजे लाकर लगा सकता है, खिड़की लाकर लगा सकता है। बस ये एक नॉन टेक्निकल एग्जांपल है, बहुत ही बेस्ट एग्जांपल है लाइब्रेरी और फ्रेमवर्क को समझने के लिए। अब टेक्निकल जो एस्पेक्ट्स हैं, जो टेक्निकल बातें हैं इसके भीतर में कि लाइब्रेरी और फ्रेमवर्क में क्या अंतर है, तो लाइब्रेरी एक सिंगल फाइल होती है जिसमें बहुत सारे प्री कोडेड कमांड्स होते हैं जिसको जो डेवलपर है वो एक्सेस करके कोड करता है और यूज़र उसे कॉल करते हैं, और वो इसके लिए यूज़र पूरी तरीके से फ्री होता है कॉल करने के लिए। मतलब ये प्रोग्राम डिपेंडेंट नहीं होते हैं, वो आपके एप्लीकेशन में कहीं भी कॉल किए जा सकते हैं। बट फ्रेमवर्क क्या है? फ्रेमवर्क इज़ अ सेट ऑफ लाइब्रेरी और लाइब्रेरीज। मतलब एक फ्रेमवर्क जो होता है वो एक प्री डिफाइंड प्रोग्राम होता है, कम्प्लीटली प्री बिल्ट प्रोग्राम होता है, जो कि एक स्ट्रक्चरल आर्किटेक्चर के रूप में व्यवस्थित किया होता है, उसे पूरा स्ट्रक्चर्ड किया हुआ होता है उसको। और उसमें क्या है कि कंट्रोल जो होता है वो ना ही डेवलपर के हाथ में होता है ना ही यूज़र के हाथ में होता है, वो कंट्रोल सिर्फ और सिर्फ फ्रेमवर्क के हाथ में होता है। अब कुछ डेवलपर जो है वो यहाँ पर कहेंगे कि अगर हम फ्रेमवर्क की सेटिंग्स को अगर चेंज करके हम कुछ अलग डिफरेंस करना चाहते हैं या फिर उससे कुछ अलग रिजल्ट निकालना चाहते हैं, तो उस केस में भी उनका सोचना वहाँ सही है, वो बहुत सारे चेंजेस कर सकते हैं वहाँ पर। फिर भी वो जो चेंजेस होंगे वो उस फ्रेमवर्क के कोर सिस्टम में होंगे, कोर सेटिंग्स में होंगे, और वो भी क्या होगा, वो कंट्रोल में आ जाएगा फ्रेमवर्क के, मतलब वो फ्रेमवर्क की कोर सेटिंग्स का पार्ट बन जाएगा। तो भी यहाँ पर जो डेवलपर है और यूज़र हैं वो फ्रेमवर्क जो है मतलब जो कंट्रोल है वो यूज़र और डेवलपर के कंट्रोल में नहीं रहेगा, वो सिर्फ और सिर्फ रहेगा फ्रेमवर्क के ही कंट्रोल में। क्योंकि फ्रेमवर्क जिस तरीके से कॉल होगा वो फ्रेमवर्क अपने कमांड्स को उस तरीके से एग्जीक्यूट करेगा। तो फ्रेमवर्क के अंदर बहुत सारे लाइब्रेरीज हो सकती है, बट लाइब्रेरी के अंदर कोई फ्रेमवर्क नहीं हो सकता है। अब अगर आप टेक्निकली इस बात को एग्जांपल्स के थ्रू समझना चाहें कि लाइब्रेरी में आपको क्या मिल सकता है, तो लाइब्रेरी में जैसे जावा स्क्रिप्ट जैसे क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज के जो प्रोग्राम्स हैं उसके लाइब्रेरीज भी आते हैं, जैसे कि jQuery, React.js, Vue.js, ये सब जो है लाइब्रेरीज हैं जो कि जावा स्क्रिप्ट के हैं। अभी अगर बात करें हम पाइथन और PHP जैसे लैंग्वेजेस के, तो उनके फ्रेमवर्क्स हैं। अब फ्रेमवर्क्स में लार्वल जो है वो PHP का फ्रेमवर्क है। पाइथन का अगर जो फ्रेमवर्क के बारे में बात करें तो जैंगो है, और जावा के जो अगर आप जावा का एग्जांपल लेना चाहते हैं तो स्प्रिंग बूट जो है वो जो है जावा का फ्रेमवर्क है। तो फ्रेमवर्क जो होता है वो कम्प्लीटली कंट्रोल करता है एप्लीकेशन को। आप फ्रेमवर्क के माध्यम से बहुत सारे एप्लीकेशन, वेब एप्लीकेशन, एंड्रॉयड एप्लीकेशन को डेवलप कर सकते हैं, और साथ में बहुत ही कम समय में उसे अपने क्लाइंट को डिलीवर कर सकते हैं। तो ये फ्रेमवर्क का फ़ायदा होता है। नेक्स्ट जो है फ्रेमवर्क की रिक्वायरमेंट, लाइब्रेरीज़ की रिक्वायरमेंट क्या है, तो उसके बारे में अगर बात करें तो मैं आपको ये छोटा सा एग्जांपल दे देता हूँ कि अगर आप एक ऐसा एप्लीकेशन बना रहे हैं जिसमें जो है ऑथेंटिकेशन सिस्टम है, ठीक। अब ऑथेंटिकेशन सिस्टम होने की वजह से क्या है कि वो लगभग सब में कॉमन होता है ऑथेंटिकेशन, जैसे यूज़र नेम, लॉगिन, पासवर्ड वगैरह बनाना। अगर आप एक ऑथेंटिकेशन सिस्टम अगर बनाना चाहें तो इट विल टेक अ मैसिव अमाउंट ऑफ टाइम, मतलब बहुत सारे टाइम आपको लगेंगे उसको डिज़ाइन करने में। तो फ्रेमवर्क है वो रेडी टू यूज़ एप्लीकेशन के तौर पर वो आपको प्रोवाइड कर देता है। अब फ्रेमवर्क जो है आपने अगर लेट सपोज PHP के लार्वल फ्रेमवर्क से हम लोग समझते हैं कि अगर हमने लार्वल का फ्रेमवर्क के पर डिज़ाइन करने का हमने कुछ डिसाइड किया है, तो बस सिर्फ जो है उसके npm कमांड्स वगैरह को हम लोग फॉलो करते हैं, उसको रन कराते हैं और अपने कंप्यूटर में सेकंड्स में वो क्या है कि आपका फ्रेमवर्क इंस्टॉल हो जाता है। और सेकंड्स में थोड़े से कुछ बहुत चेंजेस करने के बाद अगर आप उसको अपने सर्वर पर इंस्टॉल कर दें तो आपका एक वेबसाइट वो रेडी टू एग्जीक्यूट हो जाता है। बस उसमें आपको पेज की डिज़ाइनिंग करनी है और कंट्रोल फ्लो को कंट्रोल करना है। मतलब आपको वो एक, जैसे अभी हम लोग जो लार्वल के बारे में बात करें तो वो एक मॉडल व्यू कंट्रोलर स्ट्रक्चर प्रोग्राम है। मतलब कि मॉडल और व्यू और कंट्रोल, मतलब जो डेटाबेस और जो व्यूज़ हैं, जो फ्रंट एंड पेजेस है, उसके बीच में जो है कंट्रोलर काम करता है। तो इस तरीके से वहाँ पर सारी चीज़ें काम करती हैं।
लाइब्रेरी जो है वो फुल्ली फ्री होता है यूज़र के हाथ में। अगर यूज़र कहीं भी, अगर डेवलपर के कहीं पर कोई बटन डाल देता है या फिर कोई लिंक डाल देता है तो उसको जो है यूज़र एग्जीक्यूट करके डायरेक्टली उसे कंट्रोल कर सकता है। इसमें कुछ ज़्यादा क्या है कि स्ट्रक्चरल पार्ट नहीं होता है लाइब्रेरी में, बस कुछ कमांड्स होते हैं, मतलब बहुत सारे हैं। मैं आपको ये बता दूं कि jQuery जो है वो थाउजेंड्स ऑफ कमांड्स से भी ज़्यादा वहाँ पर कमांड्स हैं, मॉड्यूल्स हैं, और वो जो है एक बहुत ही वास्ट प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है जावा स्क्रिप्ट के बहुत सारे कमांड्स को एग्जीक्यूट करने के लिए, और बहुत ही कम समय में आप बहुत ही अच्छा एप्लीकेशन वहाँ पर डेवलप कर सकते हैं। तो लाइब्रेरी और फ्रेमवर्क में ये था अंतर। अब आते हैं हम लोग CMS पर। CMS का फुल फॉर्म है कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम ऐसा बनाया गया है जैसे कि वर्डप्रेस, ड्रूपल, जूमला, ये सब जो चीज़ें हैं वो ये सब प्रोग्राम्स, मतलब CMS एक प्रोग्राम है जहाँ पर आपको कोडिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती, कोडिंग स्किल की। आप कुछ स्किल्स जैसे कंप्यूटर ऑपरेट करना जानते हैं और साथ ही वेब डेवलपमेंट के कुछ स्किल्स जानते हैं, आपको कोडिंग का वो बहुत वास्ट नॉलेज नहीं चाहिए, तो आप सिंपली उसे बहुत ही कम समय में आप उसे अपने सर्वर पर इंस्टॉल कर सकते हैं और फिर उसमें आप अपना जो ब्लॉग है जैसे, या फिर ई-कॉमर्स वेबसाइट है, या फिर वेबसाइट है सिंपली, वो सब चीज़ें आराम से बना सकते हैं। तो वर्डप्रेस जो है या फिर जूमला या फिर ड्रूपल, ये सब जो चीज़ें हैं वो CMS में आती है, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम में आती हैं। अब लाइब्रेरी के साथ क्या है कि एक बहुत ही बड़ी खासियत है कि वो CDN, रिमोटली CDN के थ्रू कंट्रोल हो सकता है। मतलब कि वो कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क्स के माध्यम से भी आपके एप्लीकेशन पर इंटीग्रेट हो सकता है। आपको लाइब्रेरी के कोड्स को जो है किसी भी लाइब्रेरी, जैसे jQuery के लाइब्रेरीज़ के है कोड्स हैं, उसे आपको अपना इस पे लाने का ज़रूरत नहीं है, कोड करने का ज़रूरत नहीं है या स्टोर भी करने की ज़रूरत नहीं है अपने सर्वर पर। आप किसी दूसरे सर्वर के, मतलब CDN यानी कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क के जो सर्वर है उसके पाथ को उठा के अपने वेब पेजेस पर डिफ़ाइन कर देंगे और वहाँ से वो लाइब्रेरी आपके इस पर जो है कमांड एग्जीक्यूट करने के लिए सर्व करना स्टार्ट कर देगा। कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क का यही काम है। तो जैसे कि बूटस्ट्रैप शुरुआती दौर में एक लाइब्रेरी, आज कुछ बूटस्ट्रैप के कुछ वर्जन है जो फ्रेमवर्क के तौर पर काम करते हैं, और बूटस्ट्रैप भी लार्वेल जैसे फ्रेमवर्क के साथ API शेयर करता है और वो काम करता है। बट पहले जो बूटस्ट्रैप जो ट्विटर ने डेवलप किया था, वो बूटस्ट्रैप कम्प्लीटली एक लाइब्रेरी ही था, वो फ्रेमवर्क नहीं था। वो क्योंकि बूटस्ट्रैप को आप रिमोटली ही कंटेंट डिलीवरी के पाथ्स को जो है डिफ़ाइन करके अपने एप्लीकेशन पर वो रिस्पॉन्सिव वेब डिज़ाइन के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर मेरा जो है एक टर्म आ गया बीच में, रिस्पॉन्सिव वेब डिज़ाइन। तो रिस्पॉन्सिव वेब डिज़ाइन क्या है, ये जो है मैं आपको अपने अगले वीडियो में बताऊँगा। इस वीडियो में इतना ही और मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।